हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं HCS के 2022 के पेपर के PYQs का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अपकमिंग HCS 2025 के एग्ज़ाम के लिए राष्ट्रपति IAS ने धुरंधर बैच लॉन्च कर दिया है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलती है पर्सनल मेंटोरशिप, प्री और मेंस की सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज़, PYQs का एनालिसिस। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इफ़ यू वांट ऑफलाइन तो आप हमारे नंबर्स पे हमसे कॉल कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन के लिए आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे पास स्पेशल हरियाणा जी के स्पेशल बैच भी है। अगर किसी को पूरे GS के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए, तो उसका बैच भी अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। These links will be of website as well as of the app. अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप डायरेक्टली उसमें लॉगिन करके कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके कोर्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन कोड में ये वाला कोड पुट इन करेंगे, अपना मोबाइल नंबर पुट इन करके लॉगिन करेंगे, एंड देन कोर्सेज वाले सेक्शन में जाते ही आपको यहाँ ये सब कोर्सेज मिल जाएंगे। आप हमारे धुरंधर बैच को भी अवेल कर सकते हैं और हरियाणा जी के स्पेशल बैच को भी कर सकते हैं। दोनों ही बैचेस में कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। लिमिटेड टाइम के लिए हमारा डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो जल्दी जाइए और जाके कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि इस बार आप अपना HCS ज़रूर क्लियर कर सकें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। तो आज का ये पार्ट साइंस को कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन जो इस पेपर में साइंस का आया था वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ट्रू। पहली बात तो हमें ये देखना है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब स्पीड क्या रहे, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, स्पीड की बात हो रही है। लीनियर मीन्स लाइन में जो मोशन होगा, सर्कुलर मीन्स जो सर्कल में मोशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट है, इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बॉडी मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट स्पीड, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। अब अगर कोई बॉडी है वो यहाँ इस लाइन पे मूव कर रही है, जब यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ही, और इस लाइन के अराउंड ही वो बॉडी मूव करेगी, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन वाली बात हो गई। ठीक, अब अगर यही बॉडी यहाँ पर है और इसने ऐसे मूव करना है, तो बेशक इसकी स्पीड सेम है, लेकिन सर्कल के हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। ठीक है, डायरेक्शन हो रही है चेंज। डायरेक्शन चेंज हो रही है, उससे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है चेंज, क्योंकि वेलोसिटी हमारी किस किस पे डिपेंड करती है, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। ठीक है, हमें पता है स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, यहीं से हमारे A और B तो कट ही जाता है। इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देर इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी। अब लीनियर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी का तो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। हमारी स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। हमारी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गया, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ 2 गलत हो गया। अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कैसा, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन, जो कि पॉइंट हो गया हमारा गलत। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, इन्होंने क्या कर रखा है, इसको चेंज कर दिया। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉन एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। तो इस पॉइंट का आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर C, 1 ओनली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर फॉल्स। हमें ये बताना है गलत स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ना ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। हम कई बार जल्दीबाजी में ना वही चीज़ ठीक ऑप्शन को टिक कर देते हैं जो सही होता है, हमें वो नहीं करना है। ठीक है, तो देखो ये हमसे क्या कह रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पूरे स्वतंत्र रूप से जो गिर रही हैं वस्तुएं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की तरफ गिरती हैं। सही बात है, हम ऊपर से कोई बॉल छोड़ेंगे वो ग्रेविटी की वजह से ही नीचे आएगी, राइट। अगर एक हाइट पे से अगर मैं बॉल को गिराऊंगी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी ना, सबको पता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट 1 तो हो गया करेक्ट। तो हमारे आंसर में 1 तो नहीं होना चाहिए, ये तो हमें पता है, तो ए तो काट दिया हमने क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये कैसे ट्रू है, क्योंकि इस टाइम तो सिर्फ इस पे इम्पैक्ट किसका लग रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम क्या मानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही मानते हैं ना। तो मास का तो यहाँ पे कोई वैल्यू हमें मिला ही नहीं, मास की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, गलत। तो हमारे आंसर में 2 ज़रूर होना चाहिए। तो आइदर द आंसर विल बी 2 ओनली और 2 and 3 ओनली। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम एन हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। ठीक है भाई, ऊपर से जब हम गिराने लगे तो पहले तो उसकी 0 थी ना, फिर उसकी स्टार्ट हुई है कुछ वेलोसिटी होनी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फाइनल वेलोसिटी 0। अब अगर मैं नीचे खड़ी हूँ और मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकने लगूंगी तो जो वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी एक बार क्या हो जाएगी, 0, फिर वो नीचे आने लगेगा। तो ये भी बात ठीक है, तो ये तो पॉइंट ठीक हो गया। हमें क्या बताना है, फॉल्स क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट स्पीड इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द सैटेलाइट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। वही अभी जो हमने सर्कुलर मोशन के टाइम पे चीज़ पढ़ी थी वही चीज़ हो रही है, क्योंकि जैसे ये अर्थ है, इसके अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो ये भी तो एक सर्कुलर मोशन में ही मूव कर रहा है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट भी है फिर भी इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज, राइट, डायरेक्शन इज चेंजिंग। इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग देन वेलोसिटी इज चेंजिंग, राइट। तो असर्शन हो गया ठीक। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कीप्स द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। ऑब्वियसली अगर ग्रेविटी नहीं लग रही होगी, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो ये यहाँ पे क्यों घूमेगी, फिर ये दूर चली जाएगी, राइट। तो हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। अब इन्होंने बात करी है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्थो सल्फोबेंजेमाइड इज़ द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। यस, ये बात करेक्ट है। ठीक है, ये एक लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, बिल्कुल बहुत शुरू में ही बन गया था ये स्वीटनर, करेक्ट। नाउ सेकेंड, ऑर्थो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिराचिन। ये भी बिल्कुल बात ठीक है, शुगर फ्रीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। इट इज़ अबाउट 100 times एज स्वीट एज केन शुगर। नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ ऑलमोस्ट 500 times as sweet as that। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हमें सोप के बारे में क्वेश्चन पूछा। आपने नोटिस किया होगा पिछले पेपर में भी सोप के कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में गया है ये, इसीलिए हमारे PYQs क्यों हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है सोप मेकिंग का। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई भी सोप बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। शेविंग सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोसिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बोराक्स। अब देखो,
शेविंग सोप्स क्या हैं, जिनसे शेव करने के जो काम आते हैं। अब अगर इस तरह के फिलर्स होंगे, ऑल दीज आर केमिकल्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होने पॉसिबल होते हैं। तो यूजुअली इनमें कोई ना कोई एक आधा ऐसा ज़रूर इन्होंने डाल रखा होगा जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट वाला होगा, जो कि ट्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें उसमें कुछ ना कुछ एक ज़रूर ख़राब होगा। तो हम 2 को ईज़िली हटा सकते हैं। जैसे ही हम पॉइंट 2 को हटाएंगे हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड में वैसे भी सोप चिप्स बनाने का तरीका बता रखा है, जो कि देखने से ठीक ही लग रहा है। तो इसका आप रिस्क लेके, अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो आप रिस्क लेके इसका आंसर सी मार्क कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इस पेपर में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे बहुत ध्यान था इन लोगों का। इस पूरी लिस्ट में इफ़ वी सी एलिटेम, एलिटेम एक क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। अगर मैं बी को 3 से मैच करूँगी तो हमारे पास ए और सी कट जाता है, बी और डी में से ऑप्शन बच जाएगा। नाउ पिछले पेपर में भी हमें एक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो फिनेल्जाइन जो है, दिस इज ऑल्सो एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो डी किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, इसमें हम थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। डॉडर इज़ अ प्लांट पैरासाइट, ठीक है जी। स्पेशल सकिंग रूट्स होते हैं उसमें, कॉल्ड होस्टोरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। देखो, पैरासाइट प्लांट है तो होस्ट प्लांट को कुछ ना कुछ ख़राब तो करेगा ही। अब हमें ये नहीं पता, इसने हो सकता है पैरासाइट प्लांट वाली बात गलत दे रखी हो। नाउ डॉडर इज़ अ वाइन लाइक पैरासिटिक प्लांट, हैज़ इसेंशियली लीफलेस। 2 बार इन्होंने पैरासाइट प्लांट के बारे में बात कर दिया, तो 2 स्टेटमेंट्स तो गलत नहीं ही दी होंगी। ठीक है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी है ना ये चीज़, 2 बार सेम चीज़ दे दी। चलो हम इस चीज़ को एक बार के लिए सही मान लेते हैं। मैनी स्पीशीज़ ऑफ डॉडर कॉज वीड प्रॉब्लम्स इन हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि ऑब्वियसली पैरासिटिक प्लांट है, अगर कोई पैरासाइट है तो वो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही। तो ऑप्शन 3 भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, वंस द डॉडर प्लांट गेट्स अटैच्ड टू इटसेल्फ टू द होस्ट प्लांट, इट लूजेज इट्स रूट सिस्टम। अब देखो, स्पेशल सकिंग रूट्स हैं इसके पास, तो ऑब्वियसली वो अपना रूट सिस्टम को लूज़ कर ही देगा वंस वो अटैच हो गया। राइट, अटैच हो गया तो अपने रूट्स को छोड़ देगा ना। तो ऑब्वियसली अब हमारा एक जनरल कॉमन सेंस से हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को डिड्यूस कर सकते हैं, डी। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अंडरस्टूड। Now, moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये क्वेश्चन में हमें ना अलग अलग प्रोसेसेस का लिस्ट दे रखा है। अब हमें और कोई भी प्रोसेस ना पता हो तो शेयरिंग सबको ज़रूर पता होता है। शेयरिंग एक तरह की शेविंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल, सी को अगर हम 2 के साथ मैच कर देते हैं, ठीक है, तो इससे हमारा इजीली आंसर निकल के आ जाएगा बी। ठीक है, तो आपको ना इस तरह से, जब आपको नहीं आ रहा है आंसर, तो कोई ना कोई एक को भी अगर आप थोड़ा बहुत अटैच कर लेंगे आंसर के साथ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। Which of the following statements regarding sexual reproductive structures in fungi and simple plants are true? हमने पिछली बार यीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, इस बार इन्होंने फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। Zoospores are flagellated motile spores produced inside a parent cell called zoosporangia. बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, Conidia are non-motile spores produced singly or in chains by constriction at the tip or laterally on the special hyphal branches called conidiospores. ये भी बिल्कुल ठीक है। Gammules and endogenous buds that are simply a copy of parent nucleus with a small amount of cytoplasm and a productive covering around. बिल्कुल ठीक है। All the 3 statements are correct. ये तीनों ही statements बेसिक फीचर्स में आती हैं जब हम फंजाई वगैरह आप स्टडी करते हैं। सो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल थे और आपको ऐसा फील हुआ ये क्वेश्चंस करने के बाद कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स में लैकिंग है, तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप आएँ और हमारे बैच को ज्वाइन करें और टाइमली अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करके HCS को क्लियर करें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।